हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो? बेटे कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम स्टार्ट कर चुके थे। मैंने पहले सिर्फ फैक्टर सिखाया था एक, जिसमें एक फैक्टर सिखाया था मैंने आपको पॉलिटिकल। मैंने कहा था पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आप क्या क्या चीज देखेंगे, डेवलपमेंट कैसी है उनकी, दूसरी बात इशू को कितना पॉलिटिसाइज करते हैं, मतलब कितनी ज्यादा पॉलिटिक्स घुस जाती है बिजनेस और एनवायरनमेंट के अंदर, उनकी मोरलिटी क्या है, जो बोलते हैं सही है या नहीं है, स्टेबिलिटी क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी के बाद रूलिंग पार्टी कैसे वो करती है अट्रैक्ट, कैसे रूलिंग पार्टी पार्टिसिपेट करती है, मतलब आपकी बात के ऊपर बात रखती है या पीछे पड़ी रहती है। उसके बाद जो गवर्नमेंट एजेंसीज है वो पावरफुल है या नहीं है, स्कोप एंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट कितनी उसके अंदर एंटर करती है, आपके बिजनेस के अंदर किस टाइप से एंटर करती है, स्टेट ऑफ लॉ, ये आपका जो कानून है या कानून लोगों की जेब में है, ये बातें हुई थी। और ये स्पेसिफिक भी हो सकता है और जर्नल भी हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए। इसके बाद हमारी दूसरी बात आई थी कि गवर्नमेंट पॉलिसी हाईली गाइडेड करती है और कंट्रोल करती है बिजनेस को, इसलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी इन्फ्लुएंस करती है बिजनेस को। बिजनेस देखता है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा है जो इफेक्ट कर रहा है। इसके बाद थर्ड, बिजनेस वहां काम करता है जहां पर साउंड लीगल सिस्टम होता है। बिजनेस में बिजनेस को मेजर लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंपनीज और कंपनी का प्रोटेक्शन, इन सब के लॉ की, जिसमें मैंने ये सब बताए थे। आज मुझे इन बातों को लिखवाना था, आज आप स्पीड से पहले इस पॉलिटिकल इशू को लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया था लगभग पहले 5 लाइनों को, इसमें 10 लाइनें छुड़वाई थी शायद, इसमें 10 लाइनों को छोड़कर अब लिखो। देखो आप, कई लोग, जैसे मैं पढ़ाता हूं, स्टडी मेट पढ़ रहे हो, बंद करके लिख के दिखाओ, अब पता तब चले याद हुआ कि नहीं हुआ। एग्जाम में मुझे सुनाना नहीं है, अपनी समझ बतानी नहीं है, लिख के प्रेजेंट करनी है कि ये है मेरी समझ। अब मुद्दे, अब आपको समझ में आ गया। अब आप सोच के देखो, मैंने यहां तक बता दिया कि मैं लिखूंगा क्या, यहां तक भी बता दिया, अब भी आप लिख नहीं पाएंगे। एक बार अपने हाथ से अब लिखो, एक बार घर पे याद करके लिखो, उसके बाद कभी नहीं लिखना, उसके बाद हमेशा पढ़ते रहो। और जब आपको, जब जो पुराना चैप्टर हो चुका आप उसको उठा के पढ़ के देखेंगे ना, तो मुश्किल से एक दिन में पढ़ा जाएगा वो, एक दिन नहीं लगता उसको पढ़ने में पूरा, जो आपने स्ट्रेटेजिक चॉइस चैप्टर कर चुके हो। चलो अपना पहला मुद्दा, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट ये क्या क्या चीजें बात को ध्यान रखेंगे? टेक इनटू कंसीडरेशन, take into accounts elements like the, कौन कौन से एलिमेंट्स को ध्यान रखेंगे? टेक इनटू अकाउंट्स एलिमेंट्स लाइक द। अब एक एक को बोलते चले जाओ। पहला कौन सा था? पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो लिखिए जर्नल लेवल ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जर्नल लेवल ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अगला कौन सा था? पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बाद? पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बाद हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ बिजनेस, कितनी डिग्री वो इन्वॉल्व होता है, द डिग्री टू विच बिजनेस एंड इकोनॉमिक इशू हैव बीन पॉलिटिसाइज। आ जाओ इसे कंप्लीट करें। जर्नल लेवल ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट,
the degree to which business and economic issue have been politicized. अगला पॉइंट जल्दी बोलो। मोरलिटी क्या है, मोरलिटी के बाद स्टेबिलिटी क्या है? तो मोरलिटी और स्टेबिलिटी लिखते हैं। द डिग्री ऑफ पॉलिटिकल मोरलिटी, पॉलिटिकल मोरलिटी क्या है? द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसके बाद क्या था? उनकी आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी। और क्या था? प्रैक्टिस ऑफ रूलिंग पार्टी, प्रैक्टिसेस ऑफ द रूलिंग पार्टी, प्रैक्टिसेस ऑफ द रूलिंग पार्टी। चलिए साथ साथ लिखें। द डिग्री ऑफ पॉलिटिकल मेजॉरिटी, द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिस ऑफ द रूलिंग पार्टी। आगे पढ़ो क्या है? ये हो गया, आइडियोलॉजी हो गया। अब इफेक्टिवनेस एंड पर्पसफुल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी, स्कोप एंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, द स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। चलें, बच्चे ये कोमे होते हैं यहाँ पे सारी जगह, ये पूरा पहरा होता है और मैंने बस पहरे को याद करने के लिए टुकड़े बनाए हुए हैं। द इफेक्टिवनेस एंड पर्पसफुलनेस ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, आगे द स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, द स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड द स्कोप एंड टाइप, स्कोप एंड टाइप of government intervention, governmental intervention in the economy and industry। बस बेटे ये चैप्टर खत्म होने वाला है, ज्यादा बड़ा नहीं रह गया। अब इंडस्ट्री, इसमें लेक्चर कम है, आप देखेंगे इसके लेक्चर कम आवर्स के हैं और कम है लेक्चर। द स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड द स्कोप एंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री। ये सब जर्नल भी हो सकते हैं और स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। देखिए, it is partly journal to all similar enterprises and partly specific to an, it is partly journal to all similar enterprises and partly specific
partly specific to an individual enterprise. Individual enterprises. यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो मेरी बात समझो बच्चों, आपने एक बार घर पे दोबारा लिख लिया इसको याद करके, उसके बाद आप इसको पढ़ते चले जाएं। एग्जाम में इसका 50% तो लिख पाओगे यार, ये 50 भी नहीं लिख पाओगे इसका। और अगर आप 50 भी लिख पाओगे तो हमारा मैच हो जाएगा वहां पे। और वैसे मुझे उम्मीद है अगर आप एक बार और लिख लें और इसे रोज पढ़ते चले जाए, एग्जाम तक पढ़ना है आपको डेली, चाहे आपको 1 घंटा डेली देना पड़े, डेली देने, तो आप देखना जब आप एग्जाम में लिखने बैठोगे सेम लिख पाओगे। यहां तक बात समझ में आ गई? अब मेरा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब मैं दूसरे पॉइंट की बात कर रहा हूं कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो हाईली गाइडेड होती है बिजनेस से और कंट्रोल्ड होती है, इसलिए कंट्री की गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है बिजनेस को। इसके लिए बिजनेस देखता है रेगुलेशन फ्रेमवर्क क्या है, वो इसे कैसे इफेक्ट करता है, तभी वो काम करता, नहीं तो नहीं करता। अब मैं इसी पूरे पैरा को लिखूंगा, देखो क्या लिखूंगा मैं इसमें। सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट मैंने बनाया हुआ है, ये पैराग्राफ है सेकंड, ये पहले पूरा पैराग्राफ है 1, जो मैंने पॉइंटों में बनाए हुए हैं, ये पॉइंटों में नहीं है, आपको पैराग्राफ में लिखना ही। और अब ये दूसरा पैराग्राफ है, क्लियर? तो अब दूसरे पैराग्राफ में मैं क्या क्या बातें लिखूंगा, दिक्कत तो है, अब पैराग्राफ पे लिखना चाहिए, मैच करना चाहिए। दूसरा, अब क्या है, जरूरी नहीं है पैराग्राफ में मैं जैसे पैराग्राफ बना रहा हूं वैसे बना दो, वो हो सकता है पैराग्राफ थोड़ा तेज हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, पैराग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपने यहां तक का पैराग्राफ बना दिया, फिर यहां से एक और पैराग्राफ शुरू कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर कोशिश करें पैराग्राफ बनाएंगे इसका। अब मैं दूसरी लाइन लिखवा रहा हूं, लिखे, बिजनेस इज highly guided and controlled by government policies. क्लियर? ये गवर्नमेंट पॉलिसी से हाईली गाइडेड होता है। अब अगली बात क्या लिखनी है मुझे, इसीलिए एक कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज चल रही होती हैं वो बड़ा इंफ्लुएंस करती हैं बिजनेस को। तो लिखें, हैज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट रनिंग, अभी लिखवा रहा हूं, गवर्नमेंट रनिंग जो गवर्नमेंट चल रही है इन ए कंट्री is a powerful influence on business. चले, मेरी बात समझ में आ गई आपको? मैंने पहली लाइन तो ये लिखवानी थी कि जी बिजनेस हाईली गाइडेड होता है, कंट्रोल्ड होता है, फिर क्या लिखवाना था, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चल रही है उससे हाईली इन्फ्लुएंस होते हैं, और बिजनेस देखता है कि मेरा फ्रेमवर्क क्या है, वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, और वो मुझे क्या इफेक्ट करता है, तभी वो बिजनेस करेगा। तो मैं अब इसी लाइन को लिखवाऊंगा, अभी मैं इसको पूरा करवाता हूं, पहले ये लिखवा लूं। अब ए बिजनेस हैज टू कंसीडर द चेंजेस इन द रेगुलेटरी framework and their impact on the business. अब ये पूरा एक पैराग्राफ है, आप इसे एक पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं। अब लिखते हैं, इसको पूरा कर देता हूं। बिजनेस इज हाईली गाइडेड एंड कंट्रोल्ड by government policies, hence the
type of government running in a country is a powerful influence on business, a business has to consider the changes in the regulatory framework and their impact on the business. यहां तक बात क्लियर हो गई? अब मैं इसमें क्या बात लिखूंगा अगली? तीसरी बात, ये वाली बात लिख देंगे, बस टैक्स की बात लिखनी छोड़ो, टैक्स की बात छोड़ दो। इसके बाद बिजनेस वहां काम करता है जहां पर लीगल साउंड सिस्टम होता है, साउंड लीगल सिस्टम होगा, और बिजनेस को मेजर लॉ की नॉलेज होनी चाहिए जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए या कंपनी के लिए बने हुए हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटर लॉ, कंज्यूमर लॉ, कंपनीज लॉ, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। बस आज इस बात को लिखते हैं। अब ये मेरा तीसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट, बिजनेस प्रेफर टू ऑपरेट in a country where there is a sound legal system. बिजनेस वहां पर काम करना चाहेगा जहां पर साउंड लीगल सिस्टम होगा। हाउएवर इन एनी कंट्रीज बिजनेस, पूरा ही करवा दो इस लाइन को, है ना, बिजनेस prefer to operate in a country where there is a sound legal system. बिजनेस वहां पर काम करना पसंद करेगा जहां पर साउंड लीगल सिस्टम होगा। इसके बाद कंट्री में बिजनेस को नॉलेज होनी चाहिए, किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए? जो भी प्रोटेक्शन लॉज है, तो आप लिखे however in any country business must have a good working knowledge of the major laws. However, in a country, business must have a good working knowledge. बच्चे प्लीज बातें ना करें यार। Good working knowledge of the major laws protecting consumers competitions and organization. बिजनेस को गुड वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए लॉज की जो प्रोटेक्ट करते हैं कंज्यूमर को, कंपटीशन को और ऑर्गेनाइजेशन को। कौन कौन से लॉ बताए थे मैंने? इसे तीनों लॉ आगे देखो। प्रोटेक्शन के लिए तो कंपटीशन लॉ, वो प्रोटेक्ट उसके कंज्यूमर लॉ, कंपटीशन के लिए कंपटीशन लॉ, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपनी लॉ। इन तीनों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो लिखें बिजनेस मस्ट, इसी में बिजनेस मस्ट understand the relevant laws relating to company competition, foreign exchange, relating to companies
कंपटीशन, फॉरेन एक्सचेंज एंड सो ऑन। तो लिखिए, बिजनेस मस्ट अंडरस्टैंड द relevant laws relating to companies, competition, foreign exchange and so on। बस इतना ही लिखेंगे इसमें। क्या आपको मेरी बात सारी समझ में आ गई? बोलो बच्चों, कोई डाउट है? अब मैं अगले एनवायरमेंट पे चलूंगा। हमारे पास चल रहा है बच्चों एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट हम लोगों ने एक्सटर्नल में मैक्रो पढ़ रहे हैं, माइक्रो नहीं, मैक्रो। मैक्रो एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में मैंने पहले ऊपर 10 लाइनें छुड़वाई हैं, ऐसे मैंने माइक्रो में भी 5 लाइनें छुड़वाई हैं, और उसके बाद माइक्रो के फैक्टर्स लिखवाए हैं कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं माइक्रो के। ऐसे ही मैं अब मैक्रो के फैक्टर्स पर लगाऊं, जिसमें मैंने 5 फैक्टर्स करवाने हैं आपको, जिसमें मैंने कहा सबसे पहले पॉलिटिकल फैक्टर्स। जब भी बिजनेस शुरू करो पॉलिटिकल फैक्टर देख लो। अब मैं आपको सिखाऊंगा टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। अब मैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट करवाऊंगा आपको। आराम से मेरी बात समझिए। पहले टेक्नोलॉजी में क्या है, टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट। सुने मेरी बात को। देखो, अगर मैं मोटी मोटी बात करूं ना तो मुझे 5 ही मिनट लगते हैं। देखो मैं कहता हूं, और यही बातें लिखी भी हुई है, मैं 5 मिनट बोल के दिखाता हूं बातों को। चाहे तो मैं ऐसे स्पीड से कर सकते हैं, यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेक्नोलॉजी ने रास्ते बदल दिए हैं। देखो, हमारे कम्युनिकेशन के तरीके बदल दिए हैं। हम पहले लेटर भेजते थे, कुछ करते थे, अब मेल करते हैं, हमारे अपने फोन पे बातें होती हैं। हमारे बातें करने के तरीके बदल दिए हैं। बिजनेस करने के तरीके भी बदल दिए, बिजनेस के चलने के तरीके भी बदल दिए हैं। ठीक, 2 बातें होगी, इंपॉर्टेंट है। बिजनेस ने बातें करने के तरीके, हमारे बातें करने के तरीके बदल दिए हैं, और बिजनेस कॉपरेशन, कम्युनिकेशन तरीके बदल दिए हैं। होगी बात। अब ये दोनों आपस में लिंकेज है, बिजनेस और टेक्नोलॉजी आपस में लिंकेज है। आप में दोनों में लिंकेज कैसे है? अब देखो ना, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, ये एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकती जब तक एक बिजनेस इसको ना यूज करता। बिजनेस ने इसको यूज किया, सोसाइटी तक पहुंचाया, बच्चे बच्चे ने इसको यूज करना शुरू किया, तो इस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, तो इसमें बिजनेस ने साथ दिया उसका। अब तो बिजनेस ने किसका साथ दिया? टेक्नोलॉजी का। अब टेक्नोलॉजी कैसे बिजनेस का साथ देगी? टेक्नोलॉजी कैसे बिजनेस का साथ दे रही है? टेक्नोलॉजी यूज करके हम अपने काम को फास्ट कर लेते हैं, बड़ी सारी बस्ते कर लेते हैं, जिससे कॉस्ट कम हो जाती है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, पेपर वर्क कम हो जाता है, तो हम इसका बड़ा सारा यूज कर लेते हैं। हमारा टाइम कम हो जाता है, खर्चे कम हो जाते हैं। बस इसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी जो होती है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को खत्म कर देती है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को खत्म कर देती है न्यू टेक्नोलॉजी, और इसका फायदा वही उठा सकता है जो टेक्नोलॉजी को जल्दी समझ जाए। जो टेक्नोलॉजी को जल्दी नहीं समझेगा वो इसका फायदा नहीं उठाएगा। पढ़ लो, हो गया सारा खत्म। अब बताओ लिखूं क्या? डिप तो यही लिखना है, और झगड़ा यही है। ऐसे समझाना हो तो 2 ही मिनट का काम है। अभी किताबें उठाता हूं, ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, हो गया काम। अब लिख के दिखाओ ना इसको। हाँ, ऐसे ही करते हैं। और आपको क्या लगता है 20 लेक्चर में कैसे खत्म हो जाएगी? ऐसे 20 लेक्चर में खत्म ही ऐसे होगी। अब आप, मैं आपको बताऊं, मैंने पूरा स्टडी मेट बोला इस वक्त, एक वर्ड भी बाहर से नहीं बोला, पूरा स्टडी मेट बोला इस वक्त। अब मुद्दा है लिख के दिखाओ ना। अब मैं क्या करूं, आप मेरे साथ ध्यान से। अब मैंने कौन कौन सी बातें बोली हैं जरा बताना। पहली बात क्या बोली है टेक्नोलॉजी में? प्रेजेंट टाइम के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी क्या लाइन लिखूं मैं कि टेक्नोलॉजी चेंज होने से
रास्ते बदल गए हैं, वेज चेंज हो गए हैं। किस चीज के वेज चेंज हो गए हैं? एक तो पीपल कम्युनिकेशंस के, दूसरा बिजनेस ऑपरेशन के। अब आप लोग ऑनलाइन सामान खरीदते हो, पहले स्टोर पे जाकर काम से कम, बिजनेस का ऑपरेशन के तरीके बदल गए हैं, पीपल के कम्युनिकेशन सिस्टम बदल गए हैं। तीसरी बात क्या लिखूं? वैसे मैं दोनों को एक बात लिखना चाहता हूं, मेरे को ऐसा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बात प्रेजेंट टाइम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हो गया है। दूसरी बात में क्या लिखूं मैं? ये अब टेक्नोलॉजी और बिजनेस आपस में इंटरलिंक्ड है, लिंक्ड है और इंटरडिपेंडेंट है, लिंक्ड है और इंटरडिपेंडेंट है। अब बिजनेस में कैसे लिंक है? बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस टेक्नोलॉजी के आउटकम्स को सोसाइटी तक पहुंचाएगा, बिजनेस टेक्नोलॉजी के आउटकम को सोसाइटी तक पहुंचाएगा और सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाएगा। ठीक है। टेक्नोलॉजी इफेक्ट करती है बिजनेस कंडक्ट करने के तरीके को, कि बिजनेस कैसे करें। इफेक्ट करती है बिजनेस कंडक्ट करने को, बिजनेस कंडक्ट कैसे करें, इसे इफेक्ट करती है। टेक्नोलॉजी का यूज करके बिजनेस प्रॉपर वर्क कर सकता है, पेमेंट शेड्यूल बना सकता है, किससे कब पैसे लेने हैं, इससे इन्वेंट्री को प्रॉपर कंट्रोल कर सकता है, इन्वेंट्री को प्रॉपर कंट्रोल कर सकता है। इन सब से कंपनीज की कॉस्ट कम होती है, टाइम कम होता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है। क्या ये बात याद होगी? बोलो। अब देखो मुद्दा अभी भी यही है, देखो अभी भी बोल दिया सारा, हिंदी में भी बता दिया, थोड़ा बहुत लिखवा भी दिया, अब भी नहीं पूरा लिख सकते, मजबूरी है लिखवाना। और फिर एक बार आपको भी लिखना होगा और फिर दोबारा नहीं लिखना होगा, फिर पढ़ना होगा खाली। फिर तो रेड वाले वर्ड पढ़ेंगे, रेड वर्ड ही लोग कहते हैं कि ये मेरी शॉर्ट चार्ट बुक है, इन रेड वर्ड्स को ही बोलते हैं वो। मेरी बात समझ में आ गई आपको? पक्का? अब एक बात, दो बातें हो गई मेरी। पहली बात तो ये होगी प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी का ये सब कुछ है, दूसरे बारे में ये इंटरलिंकेज है और इंटरडिपेंडेंट है, और तीसरी बात लिखवाऊंगा न्यू टेक्नोलॉजी से अपॉर्चुनिटीज आती हैं। ये अपॉर्चुनिटी वही ले पाएगा जो टेक्नोलॉजी को समझेगा जल्दी, और न्यू टेक्नोलॉजी ओल्ड प्रोडक्ट को खा जाती है। जैसे मान लो मोबाइल है, मोबाइल कैमरे को खा गया, मोबाइल उसको टॉर्च को खा गया, मेरी बात समझ में आ रही है ना, रेडियो खा गया, तो ये मोबाइल खा गया, ओल्ड प्रोडक्ट को खा गया वो। हाँ टीवी को भी कह रहे खाएगा ये, चलो यार कोई बात नहीं। अब मेरी बात समझ में, पंगे वाली बात थोड़ी ना, न्यू टेक्नोलॉजी ओल्ड प्रोडक्ट को खा जाती है। चलो लिख के दिखाओ, मुद्दा फिर वहीं आता, लिख के दिखाओ। हाँ अब यही तो मैं कह रहा हूं, ये कैसे करेगा? मैं यही लिखवाऊंगा, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, ओल्ड प्रोडक्ट को खत्म कर देगी, खत्म कर देगी। लिखे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट, लिखे टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। सबसे पहली लाइन बोलो क्या थी? हाईली इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो प्लीज यार आप लोग क्या करें, क्लास में बैठे हैं ना, साथ साथ उसको याद करें। हाँ पहली लाइन ये थी, याद तो यही हो जाएगा यार। क्या थी पहली लाइन? इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ए हाईली इंपॉर्टेंट फैक्टर, ए हाईली इंपॉर्टेंट फैक्टर in the present time, in the present times। आजकल ये हाईली इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लिखो ए हाईली इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रेजेंट टाइम। अगली बात क्या लिखूं मैं? उनके रास्ते बदल गए हैं सबके, बोलने के भी, वो बातें करने के भी और बिजनेस ऑपरेशन के भी। तो लिखे टेक्नोलॉजी has
change the way people communication and do things, उनके काम करने के तरीके और कम्युनिकेशन के तरीके, पहले यहीं तक ही लिख लो। टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द वे ऑफ पीपल कम्युनिकेशन people communicated and do things, और काम करने के तरीके। आगे, टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड, यार टेक्नोलॉजी हैज आल्सो changed the ways how to business operate, ways how to business operates now। अब बिजनेस कैसे चलेगा ये भी बदल दिया तरीका। हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? इंटर रिलेटेड है, लिंक्ड है, उसके बाद इन दोनों के बताने पड़ेंगे कैसे इंटर रिलेटेड और इंटरलिंक्ड है। तो आ जाए, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस आर लिंक्ड एंड आर इंटरडिपेंडेंट on one another. Technology and business are linked and interdependent on one another. एक दूसरे से लिंक्ड है और इंटरडिपेंडेंट है। इसके बाद जल्दी अब बताना पड़ेगा कैसे। पहले तो मैं करता हूं, बिजनेस क्या हेल्प करता है। बिजनेस टेक्नोलॉजी को कहेगा भाई ऐसा है, मैं तेरे को जनता तक पहुंचाऊंगा, तभी तेरे को लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा लोगों का। अब देखो ना, यूपीआई को इस बिजनेस ने पहुंचा दिया। अगर बिजनेसमैन यूज ही ना करते तो कोई भी यूज ना करता इसको। तो लिखे, बिजनेस हेल्प सोसाइटी, बिजनेस हेल्प्स सोसाइटी assess the outcomes of technology। जी कल business help the society assess the outcome of technology research and development raising everyone's standard of living। रेजिंग एवरीवन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। याद हो गया? देखो बच्चों एक बात बताओ, मैं आपको तीसरी बार या चौथी बार इसी पॉइंटों को पढ़ा रहा हूं, बोल के भी बताया, हिंदी में भी लिख के बताया, अब भी लिखवा रहा हूं, फिर भी याद नहीं आ रहा। सब्जेक्ट क्या है? एसएम। पढ़ना तो पड़ेगा यार। अगला, अब इसने तो कर दिया अपना बेनिफिट जो करना था, अब तो ये करेगा। अब ये क्या करेगा? ये उसके वो इसके टेक्नोलॉजी के यूज से ये अपना प्रॉपर वर्क करेगा, पेमेंट शेड्यूल बनाएगा, इन्वेंट्री सही तरह से रखेगा, जिससे कॉस्ट टाइम घटेंगे और
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी। अब इसी लाइन को लिखेंगे, विद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू रिड्यूस पेपर वर्क, वो अपना पेपर वर्क कम करते हैं, शेड्यूल पेमेंट मोर एफिशिएंटली, वो पेपर वर्क को, वो पेमेंट शेड्यूल को मोर एफिशिएंटली कर सकते हैं, एंड आर एबल टू कोऑर्डिनेट इन्वेंटरीज effectively, efficiently and effectively। तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू रिड्यूस द प्रॉपर वर्क शेड्यूल, आर एबल टू कोऑर्डिनेट इन्वेंटरीज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इससे क्या होगा? दिस हेल्प टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कंपनीज एंड shrink time and distance। अब चक्कर तो यही है ना, अब श्रिंक वर्ड याद, श्रिंक वर्ड करना पड़ेगा। यहां पे ये तो रिड्यूस टाइम एंड डिस्टेंस, बट ना श्रिंक टाइम एंड डिस्टेंस। 10 कैप्चरिंग ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो लिखें, दिस हेल्प टू रिड्यूस द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कंपनीज एंड श्रिंकेज टाइम एंड डिस्टेंस। 10 कैप्चरिंग ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर द कंपनी। कोई डाउट है किसी को? अब आपको यह होना पता क्या चाहिए, जैसे आज अभी तक 2 किए, फटाफट तीसरे करने से पहले अब फटाफट दोनों को रीड आउट कर ले। हाँ ये बात कर ली मैंने, पर आप ऐसा करते नहीं ना, आप उससे 2 मिनट और बात कर लूं यार, उससे होगा क्या? मैं 2 मिनट देख लूं ना, मैं पहले मैंने दोनों लाइनें क्या पढ़ी, याद हो जाएंगी मेरे को। अभी नहीं, घर जाके रट्टे मारूंगा फिर मैं। भाई घर जाके क्या रट्टे मारेगा, यहां किस लिए बैठा है? चलो मैं आगे, अब मैं अपने तीसरे पॉइंट पर चलने जा रहा हूं, जिसका नाम है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मैंने 2 करवा दिए, कौन कौन से? पॉलिटिकल, मैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट करवा चुका, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट करवा चुका, अब मैं करवाने वाला हूं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। शुरू करूं क्या करूं इसमें बताओ? मैं 1 मिनट अगर आपको देसी भाषा में बता देता हूं, बाजार में ब्याज का क्या रेट चल रहा है, इससे रियल एस्टेट में बड़ा फर्क पड़ता है। मान लो ब्याज का रेट बड़ा ज्यादा है, तो ब्याज का रेट एक इकोनॉमिक फैक्टर है। ब्याज का रेट बड़ा ज्यादा है, लोग लोन कम लेंगे, रियल एस्टेट में कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि पैसा लोन पर ले नहीं पाएंगे, ब्याज महंगी है, तो ब्याज एक इकोनॉमिक फैक्टर है। मान लो इनकम, तो अगर ब्याज ज्यादा चल रही है तो मुझे रियल एस्टेट के बिजनेस में नहीं जाना चाहिए, इकोनॉमिक फैक्टर को ध्यान रखना चाहिए। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं,
मान लो लोगों में इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, सिर्फ 5% लोगों के पास इनकम ज्यादा है, बाकियों के पास इनकम कम है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो इनकम लेना नहीं चाहिए मुझे, इनकम फैक्टर चलो ले लो। ऐसा करता हूं, ये वाला ना छोड़ के ये वाला एग्जांपल लेता हूं। करंट इनकम, आदमियों की करंट इनकम क्या है? मुझे इतना पता है तुम सबकी करंट इनकम 1 लाख रुपए महीना से ऊपर चल रही है इस वक्त, तो ठीक है, मुझे अपने इसी हिसाब से अपनी फीसें चार्ज करनी चाहिए। बाय चांस आपकी इनकम कम चल रही होती तो मुझे उसी हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि मुझे कैसा बिजनेस करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब लिख के दिखा दो, इसमें क्या लिखोगे? समझ तो गए, इकोनॉमिक फैक्टर ये होता है, इससे ये इफेक्ट पड़ता है। अब लिख के दिखा दो ना। अब मुद्दा, मेरी बात समझ में आ रही है? अब लिख के दिखा दो। अब मुद्दा ये आता है कि लिखने वाली लाइनें कौन कौन सी होनी चाहिए। वैसे मैं आपको बेसिक, अभी भी बेसिक ही बता रहा हूं, लिखने वाली लाइनें नहीं बता रहा। लिखने वाली लाइनें सोच देखता हूं कि आप बताएंगे, मैं बेसिक बताने की कोशिश करता हूं। मैं ऐसे कहता हूं, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, वो ना ये देखता है कि मार्केट का साइज क्या होगा। भाई जायज बात है कि मेरे को रियल एस्टेट में मुझे कितना जाना है, कौन से भी कितना जाना है, ये इकोनॉमिक फैक्टर डिसाइड करता है। भाई इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट होगा जो डिटरमाइंड करेगा बिजनेस की स्ट्रेंथ प्लस साइज ऑफ मार्केट। क्या अब तो समझ में आती होगी ये लाइन? नहीं समझ में आती? यही डिसाइड करेगा कि स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए और मार्केट का साइज क्या होगा। अगली बात, आदमी की परचेजिंग पावर किस पे डिपेंड करती है? इकोनॉमिक फैक्टर पर। तो मैं यही वाली लाइन लिखूंगा, परचेजिंग पावर डिपेंड करती है करंट इनकम पर। आदमी की करंट इनकम क्या है? जैसे आपकी अब करंट इनकम इतनी है, आप लोग कोई किसी को पीछे तो ना छोड़ रहे हो, आप लोग ऐसे उड़ाते हो पैसों को जैसे पैसों की कोई वैल्यू ही ना हो। तो ये आपकी करंट इनकम के बेस पे चल रहा है इस वक्त, क्योंकि आप लोगों की करंट इनकम मोटी है। आगे सेविंग्स, ओहो ये तो आपसे बात ही ना करे कोई, सारे बैंक आपने काले कर रखे हैं सेविंग कर करके, वो मैं बोल ही नहीं सकता। खैर मैं इन बारों में बातें करूं मुझे अच्छा ही नहीं लगता। आगे प्राइसेस, भाई किसी चीज का प्राइस क्या है, ये सब इकोनॉमिक फैक्टर है। इकोनॉमिक फैक्टर, परचेजिंग पावर डिपेंड करती है करंट इनकम पर, सेविंग पर, प्राइस पर, सर्कुलेशन ऑफ मनी। अब आप लोगों का बताता हूं मैं, पैसे लेते हो दबा के बैठ जाते तो फीस तक नहीं देते, कहते हो ना। अब क्यों नहीं देते? क्योंकि सर्कुलेशन ही नहीं करना चाहते। पैसे दबा के मैं कैसे खरीदूंगा? कोई भी चीज खरीद ही नहीं पाऊंगा। मुझे एक मोबाइल लेना तो मैं ले नहीं पाता, कारण क्या है? सर्कुलेशन ही नहीं हो रहा मनी का। हाँ आगे चले, डेट रेट, ब्याज का रेट क्या है? क्रेडिट अवेलेबिलिटी, आपको उधार जल्दी मिलता है कि नहीं मिलता? मान लो उधार बड़ी जल्दी मिल जाता है तो ठीक है, आप ज्यादा सामान खरीदेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? आप समझो, मुझे ऐसा लगता है मुझे एक तो यह बात लिखनी चाहिए। क्या लिखना चाहिए? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, स्ट्रेंथ और साइज ऑफ मार्केट डिसाइड करता है। दूसरा, परचेजिंग पावर इन बातों पर डिपेंड करती है। अब करंट इनकम, सेविंग, प्राइस, सर्कुलेशन ऑफ मनी, डेट, क्रेडिट, अब ये याद नहीं करेंगे, बातें करेंगे। मेरे को तो इतना दुखी हूं ना मैं, इतनी तो लड़की नहीं बातें करती, तुम दोनों पीछे बैठ के बातें करते हो। आगे चलो, चलो सच में एक सेकंड भी इनका मुंह बंद नहीं हो रहा, एक सेकंड भी। आगे चलो, अब बिजनेस की पॉसिबिलिटीज
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पर डिटरमाइन करती है। हमारा बिजनेस कहां होगा, बिजनेस की पॉसिबिलिटीज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, मतलब इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब पैसा ज्यादा कहां पर है। ऐसा हो सकता है शहर में लोगों के पास ज्यादा पैसा हो, गांव में कम पैसा हो, ऐसा ऐसा है नहीं। गांव में ज्यादा पैसा हो, शहर में कम पैसा हो। तो आप बिजनेस की अपॉर्चुनिटी कहां पर है, आपके लिए पॉसिबिलिटी है कहां पे। गाड़ियां बेचनी है, गांव में बेचो। अब क्यों, किला बिका, मोटी मोटी गाड़ियां लानी है उन्होंने, वहां दो। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो बिजनेस पॉसिबिलिटी डिपेंड करती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पर। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पर डिटरमाइन करती है। बिजनेस पॉसिबिलिटी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न से डिटरमाइंड होती है। मतलब समझ में आ गई ना कि डिटरमाइंड करनी है बिजनेस पॉसिबिलिटीज। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, डिटरमाइंड ये करनी है और करेगा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। बात समझ में आ गई। अब इकोनॉमी में क्या ग्रोथ हो रही है, क्या इन्फ्लेशन आ रही है, मेरी बात समझ में, ये बिजनेस के ऑपरेशन पर फर्क डालते हैं। बिजनेस के ऑपरेशन पर फर्क डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं। इकोनॉमी में ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, ये सब बिजनेस के ऑपरेशन पर फर्क डालते हैं। मुझे तो यही पॉइंट मेन लगते हैं। अगर इतना लिखा जाए तो काफी लगता है मुझे, बाकी इतना लिखूंगा तो ज्यादा। बाकी ये तो मुझे ऐसा लगता है कि मेन होना चाहिए मुद्दा। हाँ, क्या क्या होना चाहिए, एनवायरमेंट, इनकम, एनवायरमेंट और इकोनॉमिक एनवायरमेंट डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ और साइज ऑफ मार्केट। परचेजिंग पावर डिपेंड इस बातों पर करती है। और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न डिटरमाइन करता है बिजनेस पॉसिबिलिटीज को। इकोनॉमी की ग्रोथ और इन्फ्लेशन से बिजनेस पर बड़ा ज्यादा फर्क पड़ता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब वो नहीं कि लिखवाऊंगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमी की ग्रोथ और इन्फ्लेशन बिजनेस के ऑपरेशन पर बहुत फर्क डालती हैं। मैं इसे तो लिखूंगा सेकंड पॉइंट, ये तो मेरा सेकंड पॉइंट होगा पूरा। याद हो गया सेकंड पॉइंट। अब लिखवाऊंगा फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि गधे की तरह पॉइंट है। क्या पॉइंट है मैं इसको बताता हूं। जितनी भी इकोनॉमिक एनवायरमेंट होता है वो बिजनेस के चारों तरफ घूमता है। जो बिजनेस होता है वो इकोनॉमिक गवर्नमेंट उसके चारों तरफ होता है। भाई लोग की इनकम, ये वो बिजनेस इसके चारों तरफ, बिजनेस के चारों तरफ घूमता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नहीं समझ में आया? आ गया ना पक्का कि इसमें यह समझाने वाली बात ही नहीं हुई। ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन अराउंड द बिजनेस के चारों तरफ है। ठीक है। अब ये ऐसा नहीं कि आप समझो कि जो ये चारों तरफ हैं ये सिर्फ रीजनली, मतलब रीजनल जो चेंजेस होते हैं वो ही है। रीजनल एनवायरनमेंट ही नहीं है, रीजनल, नेशनल, ग्लोबल। मैं रीजनल का मतलब समझो, पहले मैं रीजनल ही बता दूं। क्या बताऊं मैं, बताऊं इनमें रीजनल मतलब हमारे रीजन की इनकम, मतलब हमारे हरियाणा में लोगों की इनकम क्या है, ये बिजनेस को इफेक्ट करती है। तो मैंने कहा इकोनॉमिक सिचुएशन बिजनेस के चारों तरफ घूमती है। वो रीजनल भी हो सकती है, मतलब जैसे मैं रीजनल में एक एग्जांपल दे देता हूं। हरियाणा में ना वो जो डीजल पेट्रोल पे ना टैक्स हरियाणा गवर्नमेंट ने ज्यादा लगा दिया। क्लियर? तो टैक्स एक वो इफेक्ट है, इकोनॉमिक फैक्टर है। अब यहां पर तेल वहां से महंगा मिलता है, इससे इफेक्ट पड़ता है हमारे यहां पे बिजनेस में। ये रीजनल एनवायरनमेंट है। नेशनल जो इंडिया वाइज पूरा हो रहा हो वो भी इफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को। ग्लोबल जो वर्ल्ड वाइड पूरा हो रहा हो
तो ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है जो रीजनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, सभी लेवल पर होते हैं और जो बिजनेस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। बिजनेस इनके बीच में घिरा रहता है, उसके बेस पर काम करता है वो। ये सब इफेक्ट किस चीजों करते हैं? ये इफेक्ट करते हैं सप्लाई ऑफ इनपुट। आप जो इनपुट खरीद रहे हैं उनके रेट ज्यादा कम हो सकते हैं इससे। आउटपुट ऑफ बिजनेस, बिजनेस जो आउटपुट कर रहा है उसको इफेक्ट करते हैं ये। कॉस्ट को इफेक्ट करते हैं, क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं। खत्म हो गया याद हो गया? बड़ा मुश्किल है यार। हाथ, मैं कह रहा हूं हाथ याद होना चाहिए आपको, चाहे पैर जुड़वा लो मुझसे, लेकिन याद करो। मैं बड़ा परेशान हूं, आप लोग याद नहीं करते। आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी बात को सुनते हैं और सोचते हैं याद यही कराएगा, इसकी जिम्मेवारी है। और ये गलतफहमी है। जब तक आपकी मेहनत नहीं है तब तक कुछ नहीं है। जल्दी सुने, ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशंस बिजनेस के चारों तरफ होती हैं। ये रीजनल, नेशनल और ग्लोबल हो सकते हैं। ये सप्लाई ऑफ इनपुट, आउटपुट ऑफ बिजनेस, कॉस्ट और क्वालिटी को इंपैक्ट करती हैं। इसके बाद मैं कहानी में आ जाऊंगा। यहां पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ और साइज ऑफ बिजनेस, परचेजिंग पावर इस पे डिपेंड करती है, और बिजनेस पॉसिबिलिटी को डिटरमाइन करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमी में ग्रोथ और इन्फ्लेशन बिजनेस ऑपरेशन पर फर्क डालती है। एक लाइन और, मतलब इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। ये लाइन और लिखवा दूंगा यहां पर, यहीं पर एक लाइन और लिखवा दूंगा बस में, कि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। डायरेक्ट इंपैक्ट समझ में आ गया? ये डायरेक्ट इंपैक्ट होता है बस, ठीक है। आ जाओ लिखना। आओ बेटे थ्योरी में इसे लिखना शुरू करें। आप सामने बैठे और मैं थ्योरी बोलूं, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है वैसे। चलो कोई नहीं, बोलना तो मेरे को है ही है। आप तुम 12th में भी इनकी ट्यूशन ही रखते थे क्या, इन सब्जेक्टों की? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट लिखे। इनको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हैव ए डायरेक्ट bearing over the business strategy। मैंने पहली बात तो यही लिखवाई है, देखो मैं यहां पे हूं, यहां कि मैंने कहा था कि डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, मैं ये लिखवा लूंगा। अब मैं यही लिखवाऊंगा, बिजनेस के चारों तरफ घूमते हैं ये। पहले ये लाइन पूरी लिखवा दूं क्या? लिख लो चलो। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हैव ए डायरेक्ट बीरिंग ओवर द बिजनेस स्ट्रेटेजीज। हो गया। दूसरा, भाई इसके चारों तरफ घूमता रहते हैं ना, वही करते हैं। द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर टू overall economic situations around the business। The economic environment refers to overall economic situation around the business। और इसमें कौन कौन सी हैं? रीजनल, नेशनल, ग्लोबल लेवल सब इंक्लूड है। आगे, एंड इंक्लूड कंडीशंस, एंड इंक्लूड कंडीशंस एट ए तुम लिख नहीं रहे भाई? लिख ले उसको, लिख ले। खाली इसमें से पढ़ना मेरे को आता है, मैं भी पढ़ा ही देता हूं, उसमें से क्या जरूरत है करने की? अभी स्टडी मैट खोलता हूं, लाइनें लगवा देता हूं। पता नहीं मैं खाली बैठ के क्या बड़ा हो जाऊंगा।
हमें अपनी एफिशिएंसी को और बढ़ाना चाहिए ताकि मैं लिख भी लूँ, साथ साथ स्टडी मैट भी पढ़ लूँ, तब तो अच्छा लगता है। एफिशिएंसी को घटाना थोड़ी ना कि लिखूँ ना, खाली पढ़ लूँ उसमें से। रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल्स, ठीक है। इसके बाद ये किस चीज को इफेक्ट करती हैं? ये इफेक्ट करती हैं सप्लाई ऑफ इनपुट, आउटपुट, कॉस्ट, क्वालिटी, इन सबको इफेक्ट करती हैं। इट encompass conditions in the market resources that have an effect on supply of input and output of the business their cost and quality, clear? चलो जी, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। अब मैं अपने दूसरे पॉइंट को लिखने जा रहा हूं। क्या था दूसरा पॉइंट? जल्दी देखो। ये डिटरमाइन करते हैं, क्या क्या चीज डिटरमाइन करते हैं? स्ट्रेंथ और साइज ऑफ मार्केट, ठीक है। फिर परचेजिंग पावर वाली बात लिखवा दूंगा, तो लिखे सेकंड पॉइंट में, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ and size of the मार्केट का साइज डिटरमाइन करते हैं ये। आगे, द परचेजिंग पावर इन एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द current income, price, saving, circulation of money, debt and credit availability, आई मैं इसको पहले इन दोनों को पूरा कर दूं या आगे लिखवा दूं? आगे कौन सी बात थी कि डिटरमाइन करेंगे बिजनेस पॉसिबिलिटी, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बताएगा, और इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, वो इफेक्ट डालेगी ग्रोथ और वो। तो पहले इन दोनों लाइनों को पूरा कर दूं या पहले वो दोनों लिखवा दूं? जो ये पहले लिखवा तो तक याद आ जाए। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न डिटरमाइंड बिजनेस पॉसिबिलिटीज हो गया। चलो पहले इन तीनों लाइनों को पूरा करता, फिर वो लिखवा दूंगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मैंने ना ये नया तरीका सोचा है कि पहले तो मैं सोचा रेड ब्लू, फिर मैंने सोचा कि रेड रेड लिखते चले जाओ, फिर साथ में दोबारा लाइन पढ़ी जाती है। एक बार तो रेड लिखते हुए पढ़ा गया, फिर दोबारा पढ़ा गया। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ मार्केट, द परचेजिंग पावर इन एन इकोनॉमी depends on the
current income, price, saving, circulation of money, debt, and credit availability. Income distribution pattern determined business possibilities. यहां तक बात क्लियर हो गई. इसके बाद आखिरी पॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट ध्यान दे, इंपॉर्टेंट बात ध्यान देनी चाहिए कि इकोनॉमी की ग्रोथ और इन्फ्लेशन इफेक्ट करती है बिजनेस के ऑपरेशन को. तो लिखें, द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसीडर is to find out the effect of the economic prospects. पहले यहां तक लिख लो. The important point to consider is to find out effect of economic prospect, growth and inflation on the operation of the business. Inflation on the operation of the business. इकोनॉमिक एनवायरमेंट भी खत्म हुए.